Yes, so we are going to start the very important topic, molecular orbital theory. तो ये एज द नेम सजेस्ट मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर का मतलब सिंपल सी बात है, हम मॉलिक्यूलर यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो इसको हम MOET भी बोलते हैं, तो MOT। तो इसका मेन मीनिंग क्या होता है हमारे पास, कि जब भी हमारे पास कोई भी एटम्स आपस में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो ओवरलैप करते हैं। तो देखो, अब अगर मान लो कोई भी, अगर मेरे पास, अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूँ कि मेरे पास एक ऑर्बिटल ये है, जैसे कि ये p ऑर्बिटल को मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जब ये आपस में आके ओवरलैप करते हैं तो पूरा ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्लाउड। और नीचे की साइड जो आएगा, ये मेरे पास पूरा नेगेटिव नेगेटिव क्लाउड आ जाएगा, राइट। So it means when they are overlapping with each other, so you will see the positive cloud upper side and negative that side. So it is why because of superposition of waves, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिवली दे आर मीटिंग, तो कंस्ट्रक्टिव की वजह से मेरे पास ये इन्होंने क्या बनाया है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। तो दिस फिनोमिना इज बॉन्डिंग। तो ये मेरे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है, वो स्टेबल होता है ना, तो स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी एनर्जी कम होती है, बिकॉज इट इज बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की एनर्जी कम है तो वो स्टेबल ज़्यादा माना जाता है। लेकिन मान लो मैंने बोला कि एक ऑर्बिटल मेरे पास ऐसी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दूसरी वाली आ रही है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये अब कंस्ट्रक्टिवली नहीं मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग डिस्ट्रक्टिवली। तो इस टाइम पे वो अपने फेस से ही गायब हो जाएंगे, मतलब वो उनका अलग टाइप का पैटर्न बनेगा। तो अब बोल सकते हैं, मान लो ये पॉज, तो वो इस तरीके से मिलेंगे, मतलब बीच में एक तरह से नोड जैसा ही आ रहा है, तो ये बहुत ही अलग तरीके से मिलेंगे, मतलब कंबाइन ही नहीं हो पाए एक तरह से। तो ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं बीच में। तो ये यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, एक तरह से इसको ऐसे समझा जाए, एक वेव ऐसी थी और एक वेव ऐसी थी, तो जब मिलाया तो हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया पूरा इफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग का मतलब अपने आप में क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी। तो जब भी हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे तो मेरे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, तो इसकी एनर्जी होगी हाई। तो ये हमारे पास है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा जब भी कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग तरीके से बनते हैं, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो ये इसकी एनर्जी जो होगी वो सेम होती है, और प्रॉपर सिमेट्री होती है। और इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अभी हमने देखा। तो अब अगर मैं मान लो एक सिंपल से मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, जैसे कि हमने बताया, तो सपोज करो कि मैंने आपसे बोला कि अभी तो देखो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो अब दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है यहाँ पे। इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, सॉरी 1s1, इसका भी क्या है 1s1। तो मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, अभी इसकी एनर्जी बीच में लाई कर रही है, ना तो हाई है ना लो है, ये भी 1s1 है, दोनों ही 1s1 है। इग्नोर दी साइज डिफरेंस, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब मान लो ये एनर्जी एक्चुअली में ऐसे जा रही है, तो जिसकी एनर्जी हाई होती है, जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करने वाले होते हैं, बॉन्ड बनाने वाले होते हैं, तो इनकी एनर्जी टूट जाती है, मतलब वो दो हिस्सों में टूट जाएगी। एक जाएगा बॉन्डिंग बनाने और एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे ये ऑर्बिटल हमारे पास लाई कर रही होती हैं, तो ये वाली जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग वाली होगी, और किसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम का मतलब वो स्टेबल है। 1s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था s और s जब भी मिलते हैं तो वो हमेशा एंड टू एंड ओवरलैप करता है। और ये वाला क्या है मेरे पास, दिस इज माई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का मतलब इसकी एनर्जी थोड़ी हाई है, ठीक है। तो थोड़ी हाई का मतलब है वो अनस्टेबल है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज एंटी बॉन्डिंग 1s। तो अब हमको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो ये तो ओरिजिनली यहाँ पे थे। लेकिन जब ये मेरे पास अब बॉन्ड बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से,
यहाँ से निकलने के बाद अब ये कहाँ जाएगा, तो ये सोचेगा ऊपर जाऊं या नीचे। अब ऊपर जाने का तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हाई एनर्जी है और हाई एनर्जी किसी को भी नहीं चाहिए। मतलब एटम की बात चल रही है, तुम्हारी बात नहीं चल रही है। लोग कहते हैं हमें हाई एनर्जी चाहिए, तो वो अलग बात है। यहाँ पे मैं इस बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी चाहिए होती है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को। तो ये स्टेबिलिटी के साथ जाएगा ना, स्टेबिलिटी का मतलब लो एनर्जी। तो हर कोई चाहता है नीचे आ जाए, तो नीचे भी दो वैकेंसी हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, अगर कोई तीसरा होता तो तीसरा यहाँ पे नहीं आ पाता, फिर उसकी मजबूरी बन जाती है यहाँ जाना। तो इसका मतलब अभी एक यहाँ से हटेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाला भी यहाँ से हटेगा, ये भी यहाँ आ जाएगा। तो बताओ दोनों ही इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ जाएंगे फिर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और वहां से वो हट जाएंगे, वन एस वाले। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई जाती है। तो यह है H2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से बनाया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन का दिखाता हूँ, तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी सीरीज होती है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा हाइड्रोजन के बारे में। मैं अगर N2 की बात करता हूँ, तो देखो हमारे पास N का मतलब क्या होता है, 1s2, 2s2। तो हमारे पास क्या होता है, 7 होता है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 3p3 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब 1s भी है इसके पास, 2s भी है और ये 3p भी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर सारे शेप हम देख के चलें, तो पहले तो 1s बनेगा। तो 1s कैसे बनना चाहिए, मैंने जैसे बताया। देखो अगर दो नाइट्रोजन है ना, तो एक नाइट्रोजन का 1s ये रहा, दूसरे वाले नाइट्रोजन का 1s ये रहा। तो इसकी एनर्जी ऐसे टूटेगी, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर हमेशा एंटी बॉन्डिंग। तो इस बार तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन फिल हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, राइट। तो पहले यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला, दोनों नीचे गए। फिर और भी तो इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ से अलग निकलेगा, यहाँ से अलग निकलेगा। तो फिर इनको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं, राइट। दो एंटी बॉन्डिंग में है, दो बॉन्डिंग में है। ठीक है भाई। इसी तरीके से तो ये तो हुआ 1s वाला। अब 2s वाला देखते हैं। तो ये 2s वाला है पहले वाले नाइट्रोजन का, और ये वाला 2s है दूसरे वाले नाइट्रोजन का। तो इसके भी 2s फिल होंगे, तो ये भी एनर्जी में टूटेंगे। तो ये नीचे वाला बॉन्डिंग है 2s, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ से भी इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हैं। तो ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गए दो, और फिर दो गए ऊपर। तो ये भी पूरा पूरा फिल है 2s। अब मेरे पास है 3p। ओ सॉरी, 2s, 2p, 2p, गलती से 3p लिख दिया मैंने। तो 1s2, 2s2, 2p3। अब अगर मैं यहाँ पे 2p की बात करता हूँ, तो 2p के अंदर सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 2p की बात करता हूँ, तो एक काम करते हैं, p में तो ऐसा होता है, और एक यहाँ पर होगा 2p। तो 2p में तीन तीन इलेक्ट्रॉन फिल हो रखे हैं। ये केवल पहला नाइट्रोजन है, ये दूसरा वाला नाइट्रोजन है 2p में 3। भाई N2 बना रहे तो दो ही नाइट्रोजन तो हुए। अब हमें पता है जो x और y होता है वो पाई बनाता है, और जो z वाला होता है 2p z वाला, वो हमेशा सिग्मा बनाता है। बताया था ना, एंड टू एंड और साइडवेज ओवरलैपिंग, पता होगा ये। तो एक्चुअली में जो 2px और 2y है ना, वो काफी स्टेबल होते हैं, और वो पाई बनाते हैं, तो वो सबसे नीचे वही रहेंगे। तो ये सिर्फ दो हैं, इनकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम होती है, इसलिए ये मेरे पास क्या है, तो ये वाला है मेरे पास पाई 2px, और ये वाला भी मेरे पास पाई 2py। अब अगर मैं सिग्मा 2pz की बात करता हूँ, तो ये मेरे पास है सिग्मा 2pz, और ये भी मेरे पास है, मतलब सिग्मा 2pz की थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये ऐसा है। ये सिग्मा क्या है, क्योंकि एंड टू एंड बनाता है सेम। अब ऐसे ही ये तो चलो बॉन्डिंग का हो गया, अब एंटी बॉन्डिंग का भी तो बनेगा। तो एंटी बॉन्डिंग का भी बनाएंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो अब एनर्जी तो इसकी कम होती है जैसे मैंने बताया। तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो ये तो अभी बॉन्डिंग बनाया नीचे, अब ये मेरे पास क्या बना है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वही पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई, ये बीच में गैप एक ही लाइन है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py।
और फिर ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा सबसे ऊपर, तो ये वाला मेरे पास सबसे ऊपर हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। जेड वाले की एनर्जी हमेशा ज्यादा है, जैसे नीचे भी ज्यादा है और ऊपर भी ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग में भी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि देखो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बन गए मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम एनर्जी वाइज। ऊपर की साइड एनर्जी बढ़ रही है तो ये एंटी बॉन्डिंग वाले हमेशा ऊपर रहते हैं, और एनर्जी में भी अंदर ही अपने घर में ही वो है स्प्लिटिंग, कि जो सिग्मा वाला है वो ऊपर है और जो पाई पाई वाले हैं वो नीचे हैं, जैसे यहाँ पे था। तो मतलब जैसे हमको पता है कि हर किसी का स्ट्रक्चर अलग होता है, हर कोई फैमिली का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन फैमिली के अंदर भी जो लोग होते हैं उनका भी तो बिहेवियर अलग ही होता है। तो ये सेम उसी के जैसा ही है। ठीक है, तो एक तो 2s 2p और 1s इन सबका स्ट्रक्चर अलग है। उसके बाद भी इनके बीच में स्प्लिटिंग है, कि जो सिग्मा जो बॉन्डिंग वाले हैं वो नीचे रहेंगे क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं जिसमें मैंने स्टार बनाया है, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से दिखाते हैं, तो वो है ऊपर की साइड। तो ये मेरे पास है पाई स्टार ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो जाएंगे। सबसे पहले तो हर कोई नीचे आना चाहता है क्योंकि लो एनर्जी है, हर कोई चाहता है नीचे आ जाए, ये भी चाहते हैं नीचे आ जाए। देखो ये टोटल मिलके 6 लोग हैं, तो क्या 6 लोग इन 3 रूम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक एक करके निकलेंगे और ये इन सब के अंदर सेटल होंगे। एक ऑर्बिटल में 2 ही आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, मतलब एक एक करके आते हैं वैसे। और फिर ये वाले निकल के आएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। इसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। राइट, तो इस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं। ठीक है, तो बस ये बन गया किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। ये तो हमने डायग्राम वाइज बनाया है। अगर मैं डायग्राम वाइज नहीं बनाता, अगर डायग्राम वाइज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम सीधे फिल भी कर सकते थे। ये तो हमने डायग्राम वाइज बना के सिंपल अपना कवर अप कर लिया, कि जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे ये तो एंटी बॉन्डिंग था, लेकिन ये तो एंटी बॉन्डिंग था ये वाला एस वाला। तो इसलिए अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊंगा लाइन वाइज, तो देखो पहले था सिग्मा 1s। 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये था ना 1s, और ये 1s एंटी बॉन्डिंग था। 1s ये एंटी बॉन्डिंग था सिग्मा। फिर उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसके बाद फिर आया 2s, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों फिल है। तो फिर क्या आया था? सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आया p वाला, तो वहां पे तो सारे यही वाले फिल हुए हैं बस, पाई और ये सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग के अंदर गया ही नहीं। तो जब एंटी बॉन्डिंग के अंदर वो गया ही नहीं, तो बस फिर क्या करेंगे उसके बाद? तो हम लिखेंगे पाई 2p(x) इज इक्वल टू पाई 2p(y)। तो दोनों के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या है मेरे पास? सिग्मा 2p(z), उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं गए, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है अभी। तो ये किसके लिए आ गई सीरीज? तो ये आ गई N2 के लिए। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें लिखी जाती है। थोड़ा नाम से टिपिकल लग रहा है, लेकिन ये है नहीं टिपिकल, तो सिंपल है। यहीं पर ही हमारे पास एक और आता है जिससे हमको क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, इससे हम स्टेबिलिटी बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। तो अभी हम बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, ये रहा बॉन्डिंग का, ये रहा बॉन्डिंग का, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, ये सारे बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 6 8 10। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 10। और बाकी एंटी बॉन्डिंग ये रहा और ये रहा। तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 2 माइनस का 4, तो ये बचा 6, 6/2, ये मेरे पास आ गया 3। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 3। ठीक है, तो अभी बताएंगे इसका यूज आएगा बॉन्ड ऑर्डर का। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आ गया। याद रखना है हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वही किया है मैंने। और एक मैग्नेटिक बिहेवियर भी आता है कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, देखो ये भी पेयरिंग में है, दो दो दो, सारे के सारे पेयर अप में। कोई भी अनपेयर्ड है क्या? एक अकेला सिंगल, कोई भी वन है? नहीं, सारे के सारे पेयर में है, सबके 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डाई मैग्नेटिक।
और अगर ये मेरे पास अनपेयर्ड होता तो हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये सारे पेयरिंग में, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। सबके पास दो दो है, किसी के पास भी अगर एक आ जाता, मान लो यहाँ पे एक होता है यहाँ पर, तो फिर मैं उसे पैरामैग्नेटिक बोलता। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। मान लो मेरे को इस बार N2 ना देके वो बोल देता कि आपके पास N2 प्लस आयन है, तो मैं वही जैसे मैंने स्ट्रक्चर अभी बनाया था, तो मैं वैसे ही स्ट्रक्चर बनाता। लेकिन एक्चुअली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बार बार सीबीएसई में तो चलो एंट्रेंस स्ट्रक्चर बनाने के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम डायरेक्टली ही लिख सकते हैं वो सीरीज। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी, जैसे ये लिखी है ना सीरीज, हम डायरेक्ट सीरीज लिख सकते हैं। डायग्राम बनाने से टाइम वेस्ट होगा, सीबीएसई में पूछा जाए तो बनाना पड़ेगा। एंट्रेंस में सीरीज का कोई ऐसा कोई रोल नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हमें पता है सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर आता है सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कितने हुए, देखो 14 था ना वैसे, एक नाइट्रोजन वैसे देखा जाए तो देखो ये मेरे पास N2 प्लस है, तो एक नाइट्रोजन में 7। अब ये प्लस है तो इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना टोटल, तो ये 8 तो अभी हो गए। अब बचे कितने, तो मेरे पास 13 बनने, तो पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। तो इसके एक एक करके भरा जाता है, 1 1। अब ये भी कंप्लीट नहीं है, तो +1 और +1 ऐसे भरा जाता है, 2 भी लिख सकते थे। अब मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो किस में आ जाएगा फिर, सिग्मा 2p z में। तो यहाँ पे एक आ जाएगा। ये भी दो के फॉर्म में है, लेकिन क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम सेम है, तो सिंगल सिंगल भरना पड़ता है धीरे धीरे करके। ठीक है, क्या पता इसमें 11 होते, तो इसमें मुझे रोकना पड़ता फिर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। तो अब अगर मैं देखूंगा तो बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, हो गए ना अभी 13, 2 2 देखो, 2 4 6 8 10 12 और ये 13, 13 ही तो बनने थे। प्लस का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है उसने। ये N2 14 होता है, 14 में से एक प्लस साइन जो दे रखा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, तो लूज कर चुका है तो 13 इलेक्ट्रॉन बचे, 13 मैंने भर दिए। राइट, इसको आप 2 भी लिख सकते थे। इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए एक एक करके भर के चेक करना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में एक में ज्यादा हो जाए एक में कम, इसलिए। अब अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग। तो एन बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस का एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ हो जाएगा ये। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल मेरे पास, काउंटेड। तो अगर मैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो लेट्स टेक ऑरेंज कलर। तो बॉन्डिंग है ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए मेरे पास 9। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं मेरे पास, एंटी बॉन्डिंग ये रहा, और एंटी बॉन्डिंग ये रहा। तो एंटी बॉन्डिंग हो गए 4। तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5। तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5। राइट, तो इस तरीके से ये मेरे पास निकल के आ गया एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, अगर मुझे यहीं पर ही देखना हो कि कौन सा वाला डाई मैग्नेटिक है, कौन सा वाला पैरा, तो देखो ये भी पेयरिंग में, ये भी पेयरिंग में, ये भी पेयरिंग में, सारे पेयरिंग में, लेकिन ये लास्ट वाला पेयरिंग में नहीं है। तो अगर ये लास्ट वाला पेयरिंग में नहीं है, मैंने बताया था अगर एक भी पेयरिंग में नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे पेयरिंग में होंगे तो वो होता है डाई मैग्नेटिक। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, तो ये मेरे पास डाई मैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, सो इट वुड बी अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक होते हैं जो कि वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और डाई मैग्नेटिक होते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से। तो ये पैरामैग्नेटिक एक अट्रैक्टेड मैग्नेट बिहेवियर होता है, और वो वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, डाई वाले। तो ये पढ़ेंगे हम फिजिक्स में आगे जाके। ठीक है, अभी बस हमें एक फेरो भी होता है, लेकिन फेरो से मतलब नहीं है अभी, हमें बस डाई और पैरा से मतलब रखना है अभी राइट नाउ। तो ये हमारे पास N2 का था। अब यहीं पर ही हमारे पास एक क्वेश्चन भी आता है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर, देखो एक चीज का ध्यान रखना है,
जितना ज्यादा कोई चीज बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। एंड ठीक इसका उल्टा भी होता है कि जितना ज्यादा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है, उतनी ही कम मेरे पास बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स होता है और स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हमारे पास एक होता है N2, एक मेरे पास N2 प्लस और एक मेरे पास N2 माइनस दे रखा है मान लो। तो हमको ये तीन चीजें दे रखी हैं, N2, N2 प्लस और एक N2 माइनस। ये तीन चीजें मुझे दे रखी हैं। मान लो मुझे N2 के लिए निकालना है, तो अब अगर मुझे N2 के लिए निकालना है तो N2 के लिए मेरे पास क्या सीरीज लगेगी? N2 के लिए, N2 के लिए तो अभी हमने निकाला ही था। तो N2 के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक तो किया था यहाँ पे, राइट? तो ये जो हमने N2 के लिए कराया तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? ये N2 के लिए ही तो था। तो N2 के लिए आया था बॉन्ड ऑर्डर 3। अभी थोड़ी देर पहले हमने N2 प्लस का भी देखा, तो N2 प्लस के लिए मेरे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर आया? N2 प्लस के लिए आया मेरे पास 2.5, राइट? तो बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 2.5। और अगर मैं बोल दूं कि मान लो मेरे पास N2 माइनस दे दिया होता, तो N2 माइनस का निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने इसका नहीं निकाला। तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 15 हो गए। तो अब जब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे 15 हो गए, तो अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। फिर इसी तरीके से मेरे पास, अब हमें पता है कि 2s के बाद क्या आता है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस मतलब 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास सिग्मा 2pz। अब इसके बाद हमें पता है कि एक एंटी बॉन्डिंग, अब देखो इसमें 15 हो गए ना, तो 2 2 2 2 ये 10, 14 हो गया मेरे पास। अब इसके बाद ना मेरे पास एंटी बॉन्डिंग वाला स्टार्ट होता है, बताया था ना एंटी बॉन्डिंग का डायग्राम ऊपर जाएगा। तो 2px इज इक्वल टू 2py। अब मजबूरी है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, तो है ही नहीं उसमें, तो अब क्या करें? तो अब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आ जाएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं? तो ये हो जाएंगे 10 माइनस ये वाला क्या है? एंटी बॉन्डिंग। तो 2 4 और एक ये मेरे पास हो जाएगा 5। तो 10 माइनस 5, 5/2, ये मेरे पास हो जाएगा 2.5। तो इट मीन्स 2.5 पे वो मेरे पास क्या हो जाना चाहिए? सो इट वुड बी अ, मतलब एक तो ये 2.5 आ गया मेरे पास, तो दोनों का ही 2.5 हुआ बॉन्ड ऑर्डर। इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हुआ। N2 इज मोर स्टेबल, जो कि रियल में भी होता है। तो इससे साफ साफ पता लगता है कि N2 ज्यादा स्टेबल है N2 प्लस और N2 माइनस से। और ये वाला भी पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक था, लेकिन ये वाला डाईमैग्नेटिक था क्योंकि इसमें सारे पेयर थे। तो इस तरीके से चीजें होती हैं यहाँ पे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताओ हीलियम जो होता है, तो हीलियम वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। हीलियम 2 डजंट एग्जिस्ट। हीलियम हमेशा एक ही रहता है, अकेला हीलियम। ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब स्टेबिलिटी से होता है। तो अगर हीलियम 2 का हम देख रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए एक हीलियम का? 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो एक हीलियम, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग। तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 2 तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम, तो एक तरह से मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। तो अगर हम करेंगे अभी तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्ड, तो इस केस के लिए मेरे पास बॉन्ड और आ जाएगा 0। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो, तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है? तो इसलिए He2 मेरे पास स्टेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि He2 अगर होता तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो वो स्टेबल कैसे रहेगा?
ठीक है। तो ये जो हमने देखा अभी तक हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, तो ये सब वो थे जो जिनके एटॉमिक नंबर मतलब देखा जाए तो 7 तक था, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए अभी तक हमने देखा जो नाइट्रोजन के लिए है। अब अगर हम बात की जाएगी तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो देखो वो हो जाएगा 14 से ज्यादा। तो 14 से ज्यादा होने पे ना यहाँ पे सीरीज थोड़ी सी चेंज है। बस सीरीज क्या चेंज है कि जब हम ये वाली सीरीज लिखते हैं ना, तो बस ये वाला हिस्सा आगे आ जाता है और ये वाला हिस्सा पीछे चले जाता है। जो भी 14 से ज्यादा होता है ना, तो उस सीरीज बस सीरीज में ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये पहले आता है। ये वाला थोड़ा कम स्टेबल होता है। तो अगर 14 से ज्यादा की हम बात करते हैं ना, तो बस ये वाला हिस्सा इंटरचेंज हो जाता है, ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, बस ये वाला हिस्सा। तो हमें ये वाले को यहाँ लिखना है और इस वाले को यहाँ लिखना है। बस ये वाला चेंज हो जाता है 14 से प्लस वाले पे। तो एक बात देख लेते हैं किस तरीके से हम ऑक्सीजन के लिए करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मान लो मैंने ऑक्सीजन बोला, मैंने फ्लोरीन बोला मान लो, तो इन सब के 14 से ज्यादा है। तो इनके लिए जो सीरीज आएगी वो आएगी सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz। फिर मेरे पास आता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर आता है मेरे पास पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। और फिर मेरे पास आता है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हम ये चीजें करेंगे। तो ये मेरे पास एक नई सीरीज है, किस चीज के लिए, ये भी मोर देन 14 वालों के लिए, जिसके इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होते हैं। सबका सब वही है, बस ये वाला चेंज हुआ है। ये वाला पहले आगे होता था, ये वाला पीछे होता था। अब बस ये वाला ऐसे चेंज हो गया है, बाकी सब सेम है। सो ये मेरे पास वो सीरीज है जो 14 से ज्यादा पे हमें यूज करनी है। तो मान लो अब मैं आपको बोलता हूँ आपको ऑक्सीजन का ही करना है, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? भाई एक में 8 होते हैं, तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे? 16। तो इसका मतलब ये जो मैंने ऊपर सीरीज लिखी है, इसमें मुझे 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो जब 16 भरने होंगे तो सब में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो दो। ठीक है। तो देखो मैं सीरीज लिखता हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, राइट। इसी तरीके से मेरे पास फिर क्या आएगा, सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर आएगा मेरे पास सिग्मा 2pz, पहले आ गया ना क्योंकि ये 14 प्लस है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। फिर आएगा मेरे पास पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 2 2 2 8 10 10 11 12 13 14। तो मुझे दो इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो इसका मतलब लास्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा फिर? तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, राइट। तो यही होगा मेरे पास। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास अपने आप में एक जो सीरीज है, तो अगर मैं अब इसके अंदर इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, तो इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं इसके अंदर, ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग। तो ये कितने हो गए? कैन आई से टोटल इट इज 10। सो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विच मीन्स 10। एंड एंटी बॉन्डिंग क्या है मेरे पास? ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। So there are four electrons which are in anti-bonding, which are anti-bonding. So it means 10 minus 4 6, so 6 by 2 it is 3। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो मेरे पास आ गया 3। तो इसका मतलब इस तरीके से भी, और सारे के सारे क्या है, नहीं ये वाला पेयरिंग में नहीं है, ये वाले
पेयरिंग में नहीं है ना। तो मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ पेयरिंग में नहीं होगी, ये वाला पेयरिंग में नहीं है, ये भी पेयरिंग में, बाकी सारे पेयरिंग में है। तो जो पेयरिंग में नहीं है फिर वो क्या होगा मेरे पास, दिस इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट इज नॉट पेयर्ड। तो जो पेयर्ड में नहीं होता है उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है, और मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो होता है पैरामैग्नेटिक। अगर इसी के अंदर से अगर मैं आपसे बोलता कि मेरे पास O2 2+ है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये पूरी की पूरी सीरीज ऐसी रहती, राइट। तो ये पूरी की पूरी सीरीज यहाँ तक सेम रहती मेरे पास, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाते, फिर ये पूरा होता ही नहीं मेरे पास, राइट। बस इतना हिस्सा होता मेरे पास, तो ये इतना हिस्सा मेरे पास यहाँ पर नीचे आ जाता। तो जब O2+ का मतलब क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए लास्ट वाले, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आता मेरे पास फिर। तो देखो बॉन्डिंग तो उतना ही है मेरे पास, बॉन्डिंग तो 10 ही होता, एंटी बॉन्डिंग वाले 2 कम होते ना, एक ये वाला, क्योंकि 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और ये वाले, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाता, 10 की मतलब 10 - 4, पहले 6 थे ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले 6 था ना शायद, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है क्या। एंटी बॉन्डिंग कितने थे पहले, एक, ओ पहले एंटी बॉन्डिंग थे 6, 10 - 6, तो मेरे पास बचा था 4/2, तो ये मेरे पास पहले बॉन्ड और आया 2। अब मेरे पास ये 2 एंटी बॉन्डिंग हट गए, तो अब मेरे पास जो आया है वो आया मेरे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो अब मेरे पास आया है 3। एम आई राइट। भाई पहले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 थे मेरे पास, राइट। देखो एक एंटी बॉन्डिंग ये रहा, एक ये रहा, और 2 ये रहे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना था 6, 10 - 6 4, 4/2 2। अब ये O2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो बचे कितने फिर मेरे पास, मतलब 10 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, तो बस 10 - 4 मेरे पास कितना बचा, 6/2, 6/2 मतलब 3। तो इस तरीके से हम ये ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मान लो मेरे पास दिया होता O2 2-, ठीक है। तो अगर मेरे को मान लो O2 2-, तो अब आपको अरेंज करना है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, तो अब O2 O2 2+ और O2 2-, आपको इसे अरेंज करना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो करो, ट्राई करो एक बार। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने O2 के लिए तो पहले ही निकाल लिया है, O2 के लिए कितना आया था 2, O2+ के लिए कितना आया 3, O2- के लिए कितना आना चाहिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल। अब जब मेरे पास टोटली अगर 18 हो गए हैं, तो फिर सीरीज क्या बन जानी चाहिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा सीरीज एकदम टिस पे रहनी चाहिए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर मैंने बताया था पहले कौन आ जाएगा, सिग्मा 2pz 2, फिर पाई 2p, क्योंकि एक्स और वाई हमेशा पाई बनाते हैं, पाई 2px पाई 2py 2 और 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंटी बॉन्डिंग, तो ये भी 2 और ये भी 2, और फिर मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये टोटल आई गेस हो गया है 18, कैसे, 2 2 6 8 10 12 14 16 17 8, ओह मैंने ये एक्स्ट्रा भर दिया क्या, माय बैड, मैंने 20 भर दिया ना शायद, राइट। 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 ओह मैंने सही भरा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20, आई मीन 18 तो मेरे पास 18 हो गया ना भाई टोटल। तो इसका मतलब मेरे पास फिर, एक सेकेंड, 2 4 6 8 10 12 14 16
18 सही कह रहा था मैं। ठीक है, तो हमारे पास यहीं तक ही हुआ है, सॉरी फॉर दैट। हमारे पास 18 हो चुका है, ठीक है ना, तो इसकी जरूरत नहीं है नीचे वाले की। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कितना हो जाएगा, हाफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग कितनी है मेरे पास, ये सब बॉन्डिंग है, तो ये सब कितने हो गए, ये सब बॉन्डिंग है, तो ये मेरे पास हो गए 10। 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो मेरे पास एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 8। तो 10 - 8 कितना हो गया, 2 2/2 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, एम आई राइट। तो इसका मतलब O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1 आया है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3। और O2 का कितना आया था, 2, राइट। तो इसका मतलब अब मैंने बताया था जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो फिर क्या हो जाना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो O2 2 प्लस, देन O2 एंड देन O2 2 माइनस। तो ये जो ऑर्डर आया है ये बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आया है, राइट। दिस बॉन्ड ऑर्डर इज दिस बॉन्ड ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों का सेम रिलेशन होता है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ पूछ लूंगा तो ऑर्डर अलग आएगा, बॉन्ड ऑर्डर उल्टा हो जाता है, राइट। तो 2 प्लस सबसे कम होगा, इनवर्स रिलेशन होता है, एंड देन O2 माइनस का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। तो आई गेस इस तरीके से भी हम चीजें कर सकते हैं और हम चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन है, स्टेबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत इसमें आनी चाहिए। बाकी हाँ, कभी कभी हमारे पास हेड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं एग्जाम में। अब ये हेड्रो एटॉमिक का मतलब सेम सेम जो नहीं होते, जैसे मैंने बोला CO, मैंने बोला NO, हमें हमेशा विदाउट चार्ज लेना होता है। जैसे आपने देखा होगा मैंने जैसे N2 2 माइनस किया था या N2 माइनस किया था, तो उसके ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन तो 14 ही होते हैं ना, तो हम पहली वाली सीरीज लगाएंगे। और विदाउट चार्ज के साथ लेना हो 14 प्लस वाली के बाद। तो मेरे पास है, अगर 14 से ज्यादा वाली है तो दूसरी सीरीज लगानी है हमें। मान लो मेरे पास है CO, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो टोटल हो गया 14। तो इसका मतलब हम कौन सी सीरीज लगाएंगे, हम लगाएंगे पहली वाली सीरीज, ठीक है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, राइट। तो इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन। फिर अब हम यहाँ पे सिग्मा 2pz को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहली सीरीज लगा रहे हैं ना। तो पहली सीरीज में तो पाई 2px पहले आया था, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। जहाँ तक है 14 यहाँ तक हो जाएगा, तो ये भी 2 2 और 2। तो ये मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 6 8 10 14 हो गया है मेरे पास। तो जब मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ। तो बॉन्ड कितने, मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। बाकी ये दो ही तो हैं सिर्फ एंटी बॉन्डिंग। तो 10 - 4, तो इसका भी आ जाएगा 3। ये सारे के सारे पेयर्ड हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक। तो ये है मेरे पास हेड्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से मान लो अगर मुझे दिया जाता है NO, तो NO भी क्या है, हेड्रोमोलिकुलर, N का होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8, तो ये हो गया 15। तो अब 15 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लगाएंगे सेकंड वाली कॉन्फ़िगरेशन, याद है ना, ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर, ये वाला चेंज हो जाता है। तो ये दो चीजें मेरे पास इंटरचेंज होती हैं सेकंड वाली कॉन्फ़िगरेशन में। तो फिर इसके 14 से ज्यादा है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इस तरीके से सिग्मा 2s2,
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब वो पहले आ जाएगा जैसे कि मैंने बताया था, तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, बाकी सब पहले जैसा है। 2py, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, तो 2 2 2 यहाँ पर भी 2, इसमें 15 भरने ना में, तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरना होगा फिर तो इसके अंदर, क्योंकि 15 ही भरने हैं ना सिर्फ, तो मजबूरी है हमारी, अब एक नहीं है तो क्या करें। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे भरना होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, और जो एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, और ये भी, तो ये हो जाएगा टोटल 5। तो 5/2, इसका मतलब हो गया 2.5। चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जो पूरे होते हैं उसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं, और ये मेरे पास पैरामैग्नेटिक दिखाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें बस ये बताना होता है कि क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ। तो यही था हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये पूरी की पूरी यहीं पर ही होती है हमारे पास। होमो मॉलिक्यूलर भी देख लिया हमने, और हेड्रो एटॉमिक वाला भी देख लिया, होमो एटॉमिक। तो H2N2 होता है तो वो भी देख लिया, ठीक है, और CO और अलग अलग टाइप का होता है तो वो भी। तो इस तरीके से हम, जैसे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है Ne2 या हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसका बॉर्डर ऑर्डर 0 होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ किसका सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो एक चीज याद रखना, CO प्लस का इसका हाईएस्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर, विच इज इक्वल टू 3.5। तो ये बस कुछ चीजें हैं, फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। तो Cu+ का हाइयर होता है बॉन्ड ऑर्डर विच इज इक्वल टू 3.5, जो कि एक्सेप्शनल आयन है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। तो यहीं पर ही बस हमारी ये पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है समाप्त। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है।